सर्दियों का समय था। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव खानपुर में कुछ गरीब बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने एक जलती हुई आग के पास खड़े थे। उनके चेहरे ठंड से लाल हो गए थे। उसी गांव में रामू अपनी पत्नी गीता, बूढ़ी माँ और छोटे बेटे आर्यन के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। रामू को अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ रही थी। वह अपने खेत में खेती करके अपने पूरे परिवार का गुजर बसर करता था। माँ, ये आग कब तक जलती रहेगी? लकड़ियाँ तो खत्म हो गई हैं। बेटा, जितनी लकड़ियाँ थीं सब इस्तेमाल हो चुकी हैं। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, सभी लकड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। माँ, मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं और मुझे बहुत जोर से ठंड लग रहा है। आजा, मेरे पास बैठ, मेरी साड़ी में छिप जा। तेरे पापा अभी कुछ उपाय करते होंगे और तुम्हारी बूढ़ी दादी की भी ठंड से तबीयत खराब हो रही है। कुछ देर बाद रामू कुछ लकड़ियाँ लेकर घर आता है। गीता, यह लो कुछ लकड़ियाँ, इसे जल्द से जला दो और माँ को भी बुला दो और सभी लोग इसे जलाकर हाथ पैर सेक लो। बाहर बहुत ठंड है, सभी की हालत खराब है। धन्यवाद पिताजी। ये ठंड तो जैसे जान लेकर ही मानेगी। ऐसी बात नहीं है, मैं हूँ ना। इस ठंड से बचने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करूँगा। तब तक तुम आग ताप लो। पिताजी, यह ठंड तो अमीरों के लिए खुशियों का मौसम होता है, लेकिन ये ठंड गरीबों के लिए तो काल बन गई है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। गांव के कुछ बुजुर्ग और नौजवान चौपाल पर इकट्ठा हुए थे। ठंडी हवाएं उनके चेहरे पर चोट कर रही थी। वे आग ताप रहे थे। इस साल की ठंड ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लोग तो कह रहे हैं कि अगले 2 दिन और भी ज्यादा मौसम खराब होंगे। लेकिन बाबूजी, सरकार ने जो कंबल देने का वादा किया था वो अभी तक किसी ने नहीं दिया। सरकार तो वादा हर साल करती है पर कभी नहीं निभाती। हमें खुद ही कुछ करना होगा। मेरे तो बच्चे भी भूख से बिलख रहे हैं। ठंड में काम पर जाना भी मुश्किल हो गया है। खेतों में सब बर्फ जम गया है। लगता है कोई बड़े शहर जाकर मदद मांगनी पड़ेगी। बेटा, शहर जाकर कुछ फायदा नहीं होगा। सुना है कि शहर के लोग बहुत निर्दयी होते हैं। यहाँ गांव में रहोगे तो हम एक दूसरे की मदद करके ठंड का मौसम को टाल सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। माँ, क्या कल भी हमें ऐसे ही ठंड में रहना होगा? पता नहीं बेटा, शायद भगवान हमारी सुन ले। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। शाम तक इंतजार कर ले बेटा, शाम को तुम्हारे पापा कुछ खाने को लाएंगे। गीता इतना कहते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह सब रामू सुन लेता है। रामू ठंड से कांपता हुआ पास के जंगल में लकड़ियां तलाशने निकलता है। ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थीं। मैं अपने परिवार को और दुखी नहीं देख सकता। पहले कुछ लकड़ियाँ लाऊंगा और उसके बाद कुछ खाने का इंतजाम करूंगा। कुछ ना तो कुछ लकड़ियाँ मिल ही जाएंगी। वह जंगल जाकर सूखी टहनियां इकट्ठा करता है। अचानक उसका पैर बर्फ में फिसल जाता है और वह गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर पास के लकड़हारा भोला उसकी मदद के लिए आता है। अरे रामू, इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहा है? क्या करूँ भाई, बहुत ठंड है, इसीलिए माँ के लिए लकड़ियाँ ले रहा था। हमारे पास कुछ नहीं बचा और कुछ खाने के लिए भी इंतजाम करना होगा। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। चल मेरे साथ, मैं कुछ लकड़ियाँ और कुछ खाने को दूंगा। ठंड में ऐसे अकेले मत आना, यहाँ बहुत ठंड है। भोला रामू को कुछ लकड़ियां और खाने को देता है। रामू सारा सामान लेकर वहां से घर आता है। पिताजी, कुछ खाने को लाए हैं क्या? बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ बेटा, मैं भला तुम्हें भूखा रहने दूंगा क्या? ये लो और आपस में मिल बांट कर खा लो। फिर अगली सुबह रामू की बूढ़ी माँ की तबीयत ठंड से खराब हो जाती है। वह बहुत परेशान हो जाता है। वह तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, आप जल्दी से चलिए मेरे घर। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर रामू के घर तुरंत आता है। और उन्हें चेक करता है। रामू, इन्हें ठंड लग गई है और इनकी हालत बहुत गंभीर है। तो डॉक्टर साहब, आप माँ का इलाज कीजिए। देखो रामू, इन्हें तो अभी दवा दे रहा हूँ, मगर इनका इलाज लंबा चलेगा और पैसा भी बहुत लगेगा। डॉक्टर साहब, आप पैसे का चिंता मत कीजिए। मैं पैसा कहीं से न कहीं से इंतजाम करूंगा। बस आप माँ का इलाज कीजिए। डॉक्टर दवा देकर वहाँ से चला जाता है।
अजी माँ जी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? हम लोग खाने के लिए मोहताज है तो इलाज कैसे होगा? गीता तुम सही कह रही हो, मगर मैं माँ को ऐसे नहीं छोड़ सकता। किसी तरह तो इलाज करवाना ही होगा। मेरे पास एक ही उपाय है, मैं अपना खेत को बेच दूंगा और माँ का इलाज करूंगा। आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन खेत बेचना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन और कोई उपाय भी नहीं है। रामू अपनी माँ का इलाज के लिए खेत बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। बेटा तुम क्यों सारा खेत बेचकर मेरे दवा में लगा रहे हो? मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। अगर तुम सारा खेत एक एक करके बेच दोगे तो तुम अनाज कैसे उगाओगे और खाओगे क्या? माँ, मैं आपको इस हाल में नहीं छोड़ सकता। खेत के अलावा मेरे पास और कोई उपाय भी नहीं है। माँ, मैं आपकी दवा हर हाल में करूँगा, क्योंकि आपने मुझे बचपन से ही मेहनत मजदूरी करके हमारा देखभाल किया है। खेत तो आज नहीं तो कल मैं मेहनत करके ले लूंगा, लेकिन आपको अगर खो दिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अम्मा जी, आप ही तो हमारे जीने का सहारा है। अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोगों का देखभाल कौन करेगा? कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। ठंड का मौसम और बढ़ जाता है। सभी लोग अपने अपने घर में रहने लगते हैं। इसी बीच ठंड के कारण रामू की माँ का देहांत हो जाता है। फिर मानो रामू की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। किसी तरह गांव की सहायता लेकर रामू अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देता है। अब रामू की स्थिति पहले से भी और दयनीय हो गई थी। वह दोनों पति पत्नी अपना जीविका चलाने के लिए पास के ही गांव में एक सेठ जी के यहाँ काम करने लगते हैं। उससे जो कुछ भी मिलता वह दोनों पति पत्नी अपने बेटा आर्यन के साथ उसी में गुजर बसर करने लगते हैं। ठंड कुछ ज्यादा ही हो रही थी और तो और इस बार तापमान कुछ ज्यादा ही गिर गया था, जिसके कारण ठंड बहुत जोरों से अपनी कहर ढा रही थी। खानपुर के लोग बहुत कम ही अपने घरों से बाहर निकलते थे। लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान हो गए थे। सर्दियाँ बहुत बढ़ गई हैं और हमारे लिए गर्म कपड़ा भी नहीं है। और आर्यन को तो देखो, उसके पास एक भी स्वेटर नहीं है। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। हमें जल्द कुछ करना होगा। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। इस साल तो ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, जिसके कारण सेठ जी के यहाँ काम करने में मुझे बहुत दिक्कत आती है और हाथ पैर भी सुन्ना हो जाते हैं। घर से बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करता। चलो, आज सेठ जी के यहाँ काम पर जाने का समय हो गया है। मैं चलता हूँ, नहीं तो सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। बाहर बहुत ठंड। रामू तेज ठंड में सेठ के यहाँ काम करने के लिए निकल जाता है। बेटा, तेरे पापा तो काम के लिए निकल गए और अब मैं भी अपने काम पर जाती हूँ, नहीं तो मालकिन बहुत गुस्सा करेंगी। समय पर खाना खा लेना और घर से बाहर मत निकलना, बाहर बहुत ठंड है। गीता इतना कहकर अपने काम पर चली जाती है। उसकी मालकिन स्वभाव की थोड़ी चिड़चिड़ी और कठोर थी। वह सामने ही आग के पास खड़ी थी और बाकी के नौकरों की डांट लगा रही थी। तभी गीता को देखकर मालकिन बोली, गीता, तुम काम पर इतने देर से क्यों आ रही हो? मेरे बाकी के नौकर अपना काम शुरू भी कर चुके हैं। लगता है तुम समय की कीमत नहीं जानती हो। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, ठंड के कारण आने में थोड़ी देर हो गई, पर आप चिंता न करें, मैं अपना काम तुरंत ही खत्म कर देती हूँ। बहाने बनाना खत्म करो, जाओ चुपचाप अपने काम पर लग जाओ। अगर आज काम में कोई गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हारा सारा हिसाब कर दूंगी। तुम्हारी जगह काम करने वाले बहुत बैठे हैं। मालकिन की बातों को सुनकर गीता को बहुत दुख होता है, लेकिन वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। यह उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप काम करने जा ही रही थी कि तभी मालकिन की बेटी वहाँ आती है। आप क्यों डांट रही हैं इस बेचारी को? दिखता नहीं बाहर कितनी ठंड है, फिर भी यह काम करने आई है। यह भी तो इंसान है, इस पर आपको जरा भी दया नहीं आ रही है क्या? बेटी, इन लोगों को ज्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं होता, नहीं तो यह लोग कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं करेंगे। गीता ने कुछ भी नहीं कहा और अपने बेटे के बारे में सोचने लगी और अपने काम में लग गई। उधर रामू ठंड में कांपते हुए सेठ जी के खेत पर मजदूरी कर रहा था। सेठ मजदूरों पर बहुत कड़ी निगरानी रखता था। अरे ओ रामू, काम ठीक से कर, ठंड के बहाने आराम मत कर। तुम लोग काम कम करते हो और पैसा पूरा लेते हो। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं देने वाला। नहीं सेठ जी, मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठंड बहुत ज्यादा है, इसीलिए हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका पूरा काम करके ही जाऊँगा। सुबह से काम करते करते रामू के हाथ पैर ठंड से अकड़ चुके थे और थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्चे की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए वह इतनी ठंड में भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था।
हे भगवान, ये तो किस जन्म का बदला ले रहा है। इतनी ठंड में भी काम करना पड़ रहा है, और अगर मैंने इस काम को छोड़ दूं तो सेठ जी मुझे काम से निकाल देंगे और फिर मैं घर कैसे चलाऊंगा। शाम हो चली थी। रामू की पत्नी गीता घर पर रामू का इंतजार कर रही थी। इधर रामू झटपट किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन तभी सेठ ने कहा, ओ रामू सुन, आज ये काम पूरा करके ही जाना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा तो समझ लेना आज तेरी नौकरी गई। जी सेठ जी, आप जैसा कहें। रामू यह कहकर फिर काम पर लग जाता है। वह बेचारा कर भी क्या सकता था, मजबूरी उससे यह सब करवा रही थी। उधर खानपुर गांव में ठंड से सभी का बुरा हाल था। लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। उनका सहारा एक आग ही था। गांव का चौपाल जहां लोग अक्सर बैठकर बातें किया करते थे, अब वहां सुना वीरान पड़ा था। उसी दिन शाम में गांव के कुछ लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। उनमें से एक आदमी बोला, इस बार ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इस ठंड के चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से और लकड़ियाँ लानी होगी और हर घर में अब आग जलाने की व्यवस्था करनी है। लेकिन इस ठंड में जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? ठंड इतनी ज्यादा है कि हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं। जंगल में सूखी लकड़ियाँ ढूंढने में भी बहुत समय लग जाएगा। डरने से कुछ नहीं होगा, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर हमने ठंड के आगे हार मान ली तो गाँव के कई घरों के चूल्हे हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। फिर वे लोग निर्णय लेते हैं। सब लोग मिलकर जंगल से लकड़ियां लाकर सभी के घरों में आग जलाएंगे, जिससे सर्दी से बचा जा सके। दिन ढल चुका था। रामू अपना काम खत्म करके सेठ जी के पास जाता है और कहता है, लीजिए सेठ जी, मैंने आपका सारा काम निपटा दिया। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मेरे बेटे के लिए सर्दी के कपड़े लेने थे। अरे रामू, अभी तो महीना पूरा होने में कुछ दिन बाकी है और तुमको पैसा अभी चाहिए। कुछ दिन और इंतजार करो, फिर पैसा मिलेगा। सेठ जी, मेरे बेटे के पास ठंड का एक भी कपड़ा नहीं है। हम पति पत्नी तो कैसे भी ठंड झेल लेंगे, लेकिन वह तो अभी बच्चा है, वह इस ठंड को नहीं सह सकेगा। सेठ जी, इसलिए मुझे आप कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे उसके लिए स्वेटर खरीदना है। फिर सेठ रामू को कुछ पैसा दे देता है। उसके बाद रामू अपने बेटे के लिए एक सुंदर सा स्वेटर ले लेता है और अपने घर ले जाता है। घर जाते जाते उसे रात हो जाती है। आज आपको आने में बहुत देर हो गई। बाहर बहुत ठंड है, आओ आग सेक लो। हाँ, वो आज सेठ जी ने कुछ ज्यादा काम दे दिया था और जो पैसे मिले मैंने उसी से आर्यन के लिए एक सुंदर सा स्वेटर खरीद लिया। आर्यन कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हर दिन तो आके मेरे सीने से लग जाता था। तब गीता ने आर्यन की तबीयत के बारे में रामू को बताई। आज जब मैं काम से वापस आई तो इसे बहुत बुखार था। तब मैं डॉक्टर के पास गई। जाने पर पता चला कि वे कहीं दूर गए हैं, शाम तक आएंगे। अब जाओ ना, उन्हें बुला लाओ। आर्यन की तबीयत और बिगड़ती जा रही है। गीता, तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ और उन्हें लेकर आता हूँ। तब तक तुम आर्यन को आग के पास रखो और उसका ध्यान रखो। रामू यह कहकर डॉक्टर के घर की ओर निकल गया और सोचने लगा, आज काम से आने में देरी हो गई, जिसके कारण जंगल से लकड़ी भी न ला सका। रामू डॉक्टर के घर पहुंचा और सारी बातें कह सुनाई और तुरंत डॉक्टर को साथ लेकर घर की ओर चल पड़ा। रामू चारों ओर से चिंताओं से घिरा उस भयानक ठंड वाली रात में बिना रुके चला जा रहा था। डॉक्टर साहब को मैं अपने साथ ले आया हूँ। गीता, तुम चिंता मत करो। आर्यन की आंखें बंद क्यों हैं? डॉक्टर साहब देखिए ना, आर्यन अभी थोड़ी देर से कुछ भी नहीं बोल रहा है और आंखें भी नहीं खोला है। डॉक्टर साहब, आप जल्दी मेरे बेटे को देखो ना, क्या हुआ है, क्यों नहीं बोल रहा है? आप घबराइए नहीं, मैं इसे देखता हूँ क्या हुआ है। थोड़ी देर डॉक्टर आर्यन की जांच करता है। उसके बाद डॉक्टर रामू से कहता है, रामू, मैंने तुम्हारे बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बचा पाया। तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। इतना सुनते ही दोनों पति पत्नी बहुत जोर जोर से रोने लगे। उनकी रोने की आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी उनके पास आ गए और तब डॉक्टर ने पूरी बात गांव वालों को कह सुनाई। फिर गांव वाले ने रामू की मदद की और रामू और गीता अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपना जीवन गुजर बसर करने लगते। दोस्तों, आपके घरों के आसपास कोई गरीब या जरूरतमंद दिखाई दे तो आप उसकी मदद जरूर करें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।